Hi everyone, my name is Anchal Thakur. So today we will study about the economic crisis happens in Himachal Pradesh. Good. The economy of Himachal Pradesh once considered relatively stable due to its strong base in agriculture, horticulture, hydropower and tourism is currently facing through a phase of economic stress. The crisis has been triggered by the combination of structural weakness, fictional mismanagement and external challenges. Good. So we studied here that the base of economy of Himachal Pradesh is agriculture, horticulture, hydropower and tourism. So now we are facing challenges in these sectors. So first we will understand how many percentage of revenue goes to the sector in Himachal GDP. ओके अब देखो पहले ना तो मैं करो शुरू करो तक मैं भूमिका मानता हूँ। हमें मैडम ने बताया कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था वैसे तो अच्छी होती थी, इसमें कई सेक्टर है, पर अब कुछ इसमें ढांचागत स्ट्रक्चरल मुश्किलें आ रही हैं, तो वो हमें ये बता रही हैं अभी। और अभी हमें बताएंगी कहाँ ज़्यादातर हमारा खर्च होता है हमारे स्टेट के पैसे का, वो बात हो रही है। यहाँ किसी आदमी के परिवार की बात नहीं हो रही है, स्टेट की आर्थिक स्थिति की चर्चा जो कल भाई साहब ने उठाई थी बड़ी अच्छी तरीके से, वो बात हो रही है। ठीक है, तो ये बता रही है हेल्थ पे, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, एग्रीकल्चर, देन वी हैव एनर्जी एंड पावर। गुड। बाकी आप बच्चे भी नेट से निकाल सकते हैं, कहीं से आप निकाल सकते हो, हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे निकल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड। आओ आलोक जी, बैठो। गुड। रूरल डेवलपमेंट है ना, ठीक है। तब तक आप लोग बेटा उसमें जा सकते हैं, जिसका नेट अच्छा है, हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे 2025, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं उसको, आर्थिक सर्वेक्षण 2025। NSO पे आप इसको सर्च कर सकते किस पे बेटे? हो। NSO, अच्छा, वाह, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइज, अच्छा, डेप्ट रिपेमेंट, शाबाश, है ना, बहुत बढ़िया। आओ बेटे, आ जाओ। आपने देखे नहीं पहले बच्चे? देखिए आप हैरान हो रहे, देखिए आपकी क्लास के होंगी, हैरान हो रहे। ओके मैम, व्हाट आर यू शोइंग? यू आर शोइंग द एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जाता है, ओके मैडम, ओके। 18%, हेल्थ एंड वेलफेयर 70%, 7, ओके, सॉरी मैडम, 5%, ओके। पावर में एनर्जी एंड पावर 100%, 10, ओह सॉरी, थोड़ा गैप देना, समझाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन 14%, 12%। सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण, जैसे कि बूढ़े की पेंशन, विधवा पेंशन, और क्या होता है इसमें, कई कुछ होता है ना, बच्चों को जिनके माता पिता नहीं है उनके लिए कोई सेवा, कोई दिव्यांग है उनकी सेवा। अच्छा, शाबाश, करो शुरू, शाबाश। देखो तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि हिमाचल का मैक्सिमम जो रेवेन्यू है उसका सबसे ज़्यादा पार्ट हमारे डेबिट्स पे जाता है, मतलब जो हमने लोन दिया है उसकी पेमेंट के लिए जाता है। शाबाश। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो हिमाचल सरकार को जो इनकम होती है, वो यहाँ पे ना रेवेन्यू होती है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो हमने पुराने पैसे लिए हैं उनका लोन देने में जाता है। देख लो 20% है ना। उसके पश्चात मैडम बता रही है हमें, मेरे ख्याल से ग्रामीण और एजुकेशन पे देखो 18%, अच्छी बात है, शिक्षा पे 18% खर्च होता है। उसके बाद फिर बता रहे हैं मैडम ट्रांसपोर्टेशन है ना जी, फिर बताया ग्रामीण और पंचायती राज विकास, ठीक है जी, और लास्ट में सामाजिक कल्याण और एनर्जी, पावर और हेल्थ एंड फैमिली। शाबाश। अब मैं आपको मेन काउजेस बताऊंगी कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों हो रहे हैं एचपी में। तो फर्स्ट है हमारे पास हैवी डेबिट बर्डन, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 20% ऑफ आवर रेवेन्यू गोज टू द डेबिट पेमेंट्स। तो हिमाचल हैज बीन ऑलरेडी क्रॉस 80,000 करोड़, बल्कि अब तो अकॉर्डिंग टू द 2024। अब एक हो गया ये पूरा। करोड़ से ऊपर क्या होता है? सॉरी बेटा,
करोड़ से ऊपर क्या होता है? 1 करोड़ से मैथ पढ़ते हैं ना आप, करोड़ के ऊपर क्या होता है? बिलियन क्या होता है? मिलियन। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो कितना बोला आपने? 80 लिख लो वहाँ। हिमाचल और बाकी बच्चे फ़ोन में देखो हिमाचल का कर्ज कितना है टोटल देखो। इनके पास आया 80,000 करोड़ का कर्ज है हिमाचल के ऊपर। अब उसका ब्याज इतना पड़ रहा है कि जो भी सरकार कमाती है 20% क्या देना पड़ता है? ब्याज। इतना कर्ज है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? आपके घर की बात नहीं हो रही, मेरे घर की बात नहीं हो रही, हमारे स्टेट की आर्थिकी की बात हो रही है। ओके, शाबाश। और 80,000 करोड़ है अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2024, और बढ़ गया। अच्छा, और which is extremely high for a small hill state like Himachal Pradesh. Or a large share of Himachal state's annual revenue is go for the interest payment and the loan repayments. Or this reduce the capacity of government to spend on the development projects like roads, health, education and एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और जैसे जैसे हमारे पास जो डेबिट है वो एज कम्पेयर टू इनकम ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो इस टाइप से हमारा जो स्टेट है वो अभी डेबिट ट्रैप के अंदर फंस चुका है, मतलब कर्जे के चक्कर में फंस चुके हैं हम। अच्छा, मतलब इसका बताऊं मैं एग्जांपल आपको। अगर आप कभी न्यूज़ सुनते होंगे, हर साल हम नया कर्जा लेते हैं ताकि पुराना कर्जा भी चुका सके और अपना खर्चा मैनेज कर सके। ये स्थिति है हमारी। हर साल कर्जा लेना है, उसके बाद भी अगला चलाना है। अगर आपका घर ऐसा हो तो बोलो क्या स्थिति है? हर साल कर्जा लेना है, फिर आगे जीना है। ठीक है, शाबाश। और हमारे डेबिट हाई होने की वजह से जो हमारे पास सरकार के पास जो एक्सपेंडिचर कैपेसिटी होती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वो कम हो जाती है, क्योंकि हमें अपनी आय का एक बहुत बड़ा सा रेंट को रीपे करने के लिए चला जाता है। हाँ, जैसे देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहूँ एक आलोचना। देखो हेल्थ में कितना खर्च कर रहे हैं हम? 7%। हेल्थ तो बहुत ज़रूरी नहीं है। तो क्या होता है, अक्सर लोग, अगर सरकार खर्च नहीं करेगी तो कौन खर्च करेगा मैडम? स्वास्थ्य पे फिर करना तो पड़ेगा ना खर्च। कौन करेगा फिर? लोग करेंगे, है ना। फिर आपकी जेब से होगा, ठीक है। तो जब हम जेब से करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी? बिगड़ेगी, है ना। शाबाश, आओ बेटे। एंड सेकंड मेन कॉजेज आर राइजिंग फिजिकल डेबिट्स। तो फिजिकल डेबिट्स का मतलब होता है द गैप बिटवीन व्हाट स्टेट अर्न्स और व्हाट स्टेट स्पेंड्स। लिख दो इसको, फिजिकल डिफिसिट। शाबाश, ये शब्द पढ़ना बेटा। इसको राजस्व या राजकोषीय घाटा बोलते हैं इसको। फिजिकल, FIS स्पेलिंग। हाँ, फिजिकल डिफिसिट, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। फिजिकल डिफिसिट, घाटा, मतलब कंप्लीट घाटा। इसका मतलब होता है व्हाट स्टेट अर्न, है ना, क्या राज्य कमाता है और क्या वो खर्च करता है। बहुत राइटिंग बहुत अच्छी है बच्चे आपकी, गुड। व्हाट स्टेट अर्न एंड व्हाट एक्स, गैप है वो। अच्छा, कितना गैप है उनके बीच? मान लो हम कमाते हैं 100 रुपया, हिमाचल सरकार खर्च करती है 120, तो क्या हो गया? 20 रुपये क्या हो गया? फिजिकल डिफिसिट। ये तो करोड़ों की बात हो रही है ना। तो मान लो 100 करोड़ कमाती है हिमाचल सरकार, तो खर्चा कितना है उसका? 120, तो 20 करोड़ क्या हो गया खड़ा? ये खर्चा, मतलब ये गैप, घाटा, इसका नाम है फिजिकल घाटा। ठीक है, इसको पढ़ना चाहिए बेटा। शाबाश, आगे और हिमाचली फिजिकल डेफिसिट हैज बीन गॉन अबव 5% ऑफ GSDP, व्हिच GSDP मींस द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ, व्हिच इज द स्टेट वर्जन ऑफ GDP। हाँ, और जिसकी वजह से हमारे पास जो फिजिकल खर्चे को हैंडल करने के लिए एक लॉ बनाया गया था FRPM करके, जिसकी फुल फॉर्म है हमारे पास फिजिकल रिस्पॉन्सिबल एंड बजट मैनेजमेंट। और ये एक्ट पारित हुआ था 2003 में। और इसको इंडियन पार्लियामेंट ने मतलब इम्प्लाई करवाया था, जिसका एम होता है कि जो फिजिकल डाटा है उसको कम करना और रेवेन्यू घाटे को भी कम करना, और ऑल ओवर जो हमारे पास डेबिट है उसको कम करके अपने रेवेन्यू को बढ़ाना। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप वो लिखो स्टेट GS जो लिखा आपने, और GDP भी लिखो ताकि बच्चों को पता लगे। बहुत से बच्चे हमारे इस बैकग्राउंड के नहीं है ना, पता लगना चाहिए हमारे को क्या है। ठीक है, हाँ, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। शाबाश, प्रोडक्ट। और एक और वर्ड लिख दो बेटा ऊपर, GDP। मैं फिर पूछता हूँ बच्चों से, फिर शुरू करता, समझेंगे बच्चे। तो कोई बताएगा बच्चों क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद? इकोनॉमिक्स क्या है कोई? मतलब ऐसे ही पता होता है बच्चों को। यस, आलोक को पता होगा। GDP क्या होता है बेटे? सर GDP एक तरह से सर एवरेज जो पूरे अगर कंट्री का देखा जाए तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इसका इनकम का जो एवरेज होगा वो माना जाता है, उसको GDP बोलते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे देखो जरा GDP बेटा, फ़ोन में देखो ना। अगर यानी फ़ोन में क्या नहीं बताओ, सब कुछ है ना आज।
देखो ना बेटा क्या होता है जीडीपी, पढ़ना चाहिए ना, पढ़े लिखे युवा बच्चे आप। सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब होता है एक साल में बच्चों एक देश के अंदर कितने मूल्य की वस्तुएं और सेवा पैदा हुई, उसको बोलते हैं हम जीडीपी। और स्टेट को क्या बोलेंगे, एस लगा देंगे, जैसे ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है जी। और एक नॉर्म है कि जीडीपी का जो घाटा है उसकी तुलना में 5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, पर हमारा 5 से भी क्या चला गया ऊपर। और मैडम ने जो एक्ट बताया उसका शॉर्टकट लिख दो, FRBBM, बच्चे पढ़ सकते हैं, शौकीन होंगे। FRBM एक्ट 2003, बस ये लिख दो, मैं बताता हूँ बाकी ना। आपको याद होगा बहुत से बच्चे कुछ नौकरी भी करना चाहते होंगे आप में से, है ना। क्या आपको पता है पिछले चुनाव में ये जो सरकार आई है, क्या बड़ा वादा किया था इन्होंने, एक जिसका बड़ा फायदा मिला था इनको? मतलब जो भी हिमाचल प्रदेश पे कर्ज है उसको कम कर देंगे। ये वादे तो हुए थे, पर एक लुभावना वादा जिसे वोट मिले थे, नहीं पता किसी के घर में नौकरी करते हैं कोई है 1500, वो तो चलो गांव की बेटियों के सपने दिखाए, ठीक है, वो अच्छी बात है। और बताओ कोई नौकरी करते कोई? कर्मचारियों को वादा किया था तुम्हारी, गुड बेटा, क्या बोला आपने? पेंशन का। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा बोला आपने, पेंशन बहाल करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करो, ठीक है। क्या होता है 2003 के बाद से हिमाचल में पुरानी पेंशन बंद हो गई। जब हम जो लोग लगे 2014 में, हमारे को नई पेंशन लगती थी, न्यू पेंशन स्कीम। पुरानी पेंशन क्या होती थी, जब आप रिटायर होंगे, मान लो आज आपको 20,000 मिलते हैं, तो कल से आपको 10,000 रुपये मिलेगा महीने का, जब से आप रिटायर होंगे आधी पे मिलेगी। नई पेंशन में क्या था, आपको जब नौकरी करते हैं हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसा देना पड़ेगा, कुछ सरकार देगी, फिर वो इकट्ठा होगा रिटायरमेंट के टाइम, उससे मिलेगी आपको पेंशन। वो कम भी मिल सकती थी, तो घाटा कम होना था, तो सरकार ने ये लागू किया था नौकरी करने वालों के ऊपर, ठीक है। तो कर्मचारियों की मांग थी, नहीं जी पुरानी पेंशन दो। जयराम ने मना किया, भाई मैं नहीं दे सकता, स्थिति खराब हो जाएगी। पर कंपटीशन होता है, तो सुक्खू सरकार ने वादा किया था कि हम देंगे, और दिए इन्होंने, हमारे को दी। पर उससे क्या हुआ, सरकार के आर्थिक जो स्थिति थी उस पर वजन पड़ा कि ठीक हुई, और वजन पड़ गया ना, स्थिति और बिगड़ गई। तो ये भी एक समस्या है कि देखो, ये बोला था आपने खर्चा कम करना, पर कई बार चुनाव जीतने के लिए हमें करना पड़ता, क्योंकि कर्मचारियों के बहुत वोट होते हैं, बहुत लोग नौकरी करते हैं। अगर आपके पापा नौकरी करते हैं, पापा दुखी है, तो बेटी भी क्या होगी दुखी, भाई भी क्या होगा दुखी, लाड़ी भी क्या होगी दुखी, बापू भी क्या होगा दुखी, वोट कहाँ जाएगा, समझो आप इसको, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने ये लागू कर दिया था। अब थोड़ी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी क्या हो रही है, खराब। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को मिल रही पेंशन, पर फिर भी बोलना चाहता हूँ कि जो बात है सच बताओ, आगे बोलो साहब। This shows the expenditures are done on welfare, salaries, pension and subsidies are far higher than its actual income. शाबाश, अच्छा बोला, इसलिए बोल रही है गुड़िया कि जो आप लोगों की तनख्वाह देते हो, उनकी रिटायरमेंट की पेंशन देते हो, उसमें इतना खर्चा होता है कि आपकी उतनी हैसियत नहीं है। आगे बोलो, शाबाश। Dependence on the central funds. Himachal Pradesh is a special category state with limited resources of its own. Earlier, it's received large grants, means financial help given by the central government to the special category states. But after the 14th Financial Commission, the grants were reduced, and the state now depends heavily on the borrowing and the small revenue streams like GST shares, excise, and hydropower royalties. Any delay or a reduction in central help can create a serious financial crisis in रुको, Himachal Pradesh. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो एक मैडम क्या बता रहे हैं हमें कि एक तो हिमाचल पहले था स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये पहले था प्लानिंग कमीशन के टाइम, कि भाई जो राज्य पहाड़ी हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, उनको सेंटर से ग्रांट मिलती थी। एक होता है लोन देना पड़ता वापस, ग्रांट होती है सस्ती, रख तू रख, है ना, वो हमको मिलती थी, उससे हमारी स्थिति चलती थी। पर अब ये जो अमेंडमेंट कौन सा बताया मैडम आपने, नहीं 14th फाइनेंस कमीशन, लिखो बोला हुआ फाइनेंस कमीशन, बच्चों को नहीं पता क्या होता है फाइनेंस कमीशन। 14वें फाइनेंस कमीशन के बाद से हमारा ये दर्जा खत्म कर दिया गया। क्या, कौन सा दर्जा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ये सुक्खू जी उठाते हैं इस बात को, सारे मंत्री उठाते हैं कि दर्जा खत्म किया गया, और इसकी वजह से हमारी को जो पैसे मिलते थे कहाँ से, दिल्ली से, उसकी मात्रा में क्या हो गई है, कमी हो गई है। ये बड़ी दिक्कत है। कोई बच्चा बता सकता है फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? कोई भी बच्चा, कभी तैयारी करते हो तो भारत के संविधान में ये दिया है संस्था, सुना है आपने, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, कोई बोलेगा क्या काम है इसका? गुड़िया आप बता सकती हो, सुना है आपने
फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन इज अ इंस्टीट्यूशन गिवन इन आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 5 साल के बाद बनता है। ये सेंटर में जो पैसा इकट्ठा होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होता है वो, उसका सेंटर और जितने भी स्टेट है हमारे, उनके बीच में बंटवारे का क्या देता है, आदेश देता है। समझे आप? तो ये पाया गया है कुछ सालों से कि फाइनेंस कमीशन से जो हमें डब्बे मिल रहे हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो इसलिए सुक्खू सरकार की गलती नहीं है, हमें सेंटर से भी पैसा क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, जिसकी वजह से अब हम, ये मैडम बता रहे हैं, हम निर्भर हो गए किस पर, ये जो बिजली के प्रोजेक्ट है। और बेटा और क्या बोला? GST शेयर्स एंड जीएसटी है ना, जीएसटी को पूछते बोला। यस मैडम, बट इज जीएसटी सुना है आपने? बोलो। जीएसटी सर गुड्स सर्विस टैक्स गुड कब शुरू हुआ, सुना है कब? 2017 में भरा। गुड, बहुत बढ़िया। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कैसे बता दिया आपने, गुड, बहुत अच्छा। जीएसटी, ठीक है। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, वस्तुओं पे लगता है, जो वहाँ से कमाई होती है उससे हमारा पूरा होता है। और बताओ, शाबाश। limited revenue sources. हाँ. Unlike big states, Himachal Pradesh has no large industrial base. Agriculture and horticulture are highly climate dependent and seasonable. Tourism, another key factor, gets affected by the natural disasters and the global slowdowns like COVID-19. And hydro projects provide revenue but faces issues of environmental concern and resistance from locals. रुको, इसमें मैं थोड़ा ऐड करता हूँ सुक्खू जी की बात जो उन्होंने उठाई, बड़ी अच्छी बात उठाई। सुक्खू जी ने ये बात उठाई जो कि बड़ी अच्छी उठाई सीएम साहब ने। देखो हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम है, देखा होगा आपने, पार्वती घाटी जाते हैं बच्चे, पार्वती में कितने मेगावाट है पता है किसी? कितने बेटा? 1500 मेगावाट। शाबाश, पढ़ के आना है। कितने बोले बेटा? 1500 मेगावाट का, बट रनिंग कंडीशन में। अभी रनिंग कंडीशन में नहीं। नहीं है, शाबाश, बहुत अच्छा। पार्वती मेगावाट बहुत बड़ा है। सतलुज में बड़े बड़े डैम है, ठीक है, इनसे करोड़ों रुपए की इनकम होती है। सैंज में देखो कितने बड़े बड़े डैम है, ठीक है, पर उसकी सारी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट खा जाती है, जिन्होंने उद्योग एनएचपीसी खा जाती है, ठीक है। डैम कहाँ लगा है? हिमाचल में। बाढ़ कहाँ आती है? हिमाचल में। बर्बाद कौन होते हैं? हिमाचल के लोग। ज़्यादा पैसा कौन ले जाता है? सेंटर। ऐसे ही नाथपा जाखड़ी बहुत बड़ा डैम है, ठीक है। तो सुक्खू जी ने ये मांग उठाई है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ प्रोजेक्ट है ना, उसमें हमारा हिस्सा क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। भाई नुकसान हम झेलते हैं पर मलाई आप खाते हो। तो ये बात बड़ी जेन्युइन उठाई उन्होंने। जब हमसे जो डैम यहाँ लगे उसका पैसा हमें मिलेगा तो हमारी स्थिति क्या होगी, सुधरेगी। इसको थोड़ा पढ़ के आना, कोई बच्चा पढ़ेगा देखना, उससे हमें बहुत कम इनकम होती। सुक्खू जी ने बात उठाई थी कि उसमें हमारा हिस्सा हमें मिले। कई डैमों के नाम मैंने पढ़े उस टाइम कि उसमें हमारा हिस्सा हमें ढंग से नहीं मिल रहा। जब मिलेगा हिमाचल का हिस्सा तो हिमाचल क्यों भीख मांगेगा? एक बात ये भी है ना। शाबाश, और बोलो बेटा। Burdens of salaries and pension. Himachal has been the one of the highest government employee ratio in the India. Nearly 60% of state revenue is spent on salaries, pension and administration expenses. क्या बात? This leaves very little for capital expenditures like investment in development sectors. With a growing number of retired pension holders keeping rising every year, this may face the financial crisis over the years. देखो क्या बोल रही है मैडम, हिमाचल में पूरे देश में से सबसे ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी करते हैं आबादी के हिसाब से, ठीक है। उससे क्या होता है जब नौकरी करते हैं सरकारी, और देखा होगा शौक बहुत है सरकारी नौकरी का, उससे क्या होता है जब नौकरी करेंगे तो तनख्वाह देनी पड़ेगी, तनख्वाह के बाद पेंशन देनी पड़ती है, तो उससे सरकार के ऊपर थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाता है और हमारी फाइनेंशियल स्थिति क्या हो रही है, बिगड़ रही है, ऐसा ये बोल रहे हैं। आगे बोल, शाबाश। Impact of natural disasters and climate change. हाँ। Being a Himalayan state, Himachal is highly vulnerable to the landslides, flash floods, cloudbursts and earthquakes. The flood 2023 causes damage worth of thousands of the crores, destroying the infrastructure, houses and the farmlands. Such disaster not increasing the government expenditures of the relief and रिहेबिलिटेशन, but also reduce the income from tourism and agriculture sector. रुको देखो, अभी देखो आजकल डिजास्टर फिर आया है, जो जिसके सेब लगे हुए हैं और निकल रहे हैं सेब और गाड़ी फंस रही है आगे फंडों में, कैसा लगेगा उसको? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? रेट खराब होंगे ना उसके, तो किसान की इनकम क्या हो जाएगी? खराब। और सोचो टूरिस्ट के सीजन में अगर रोड बंद हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, जिन्होंने होटल खोला है, लीज पे लिया है या कमाते हैं, उनकी इनकम को क्या पड़ेगी, है ना, चोट पड़ेगी, और स्टेट का रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, कम। तो ये बता रहे हैं मैडम, शाबाश। और Declining role
of agriculture. Once the backbone of Himachal Pradesh economy, agriculture now only contributes 14 to 15% of GSDP. शाबाश। Small landholds, soil erosion, declining productivity, and the youth migrating to the cities are the major concern of Himachal Pradesh agriculture. Farmers are increasingly dependent on the horticulture, especially the apple farming. But the climate changes has made this uncertain employment. अच्छा देखो देखो क्या बता रहे हैं, मैंने बताया नहीं आपको पहले, जो कोई भी अर्थव्यवस्था होती है ना उसके 3 हिस्से होते हैं, पता आपको? बताओ बड़ा कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्राथमिक और सेकेंडरी और टर्शरी, 3 है ना, 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक अर्थव्यवस्था क्षेत्र होता है खेती, माइनिंग, इस तरह का पशुपालन। द्वितीय होता है फैक्ट्री, समझ रहे बच्चों? और तृतीय होता है सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है जी। तो हिमाचल के कुल जीडीपी का 14% ही रह गई है खेती, जबकि चेक करके देखो खेती में लगे कितने लोग हैं, फोन में देख सकते हैं आप। मेरे ख्याल से खेती में लगे हिमाचल के कम से कम 40% लोग खेती में काम करते हैं, जबकि उसमें इनकम क्या है? कम। उसके बाद दूसरे नंबर पर मेरे ख्याल से हिमाचल में ये फैक्ट्रियाँ, जो बद्दी बरोटी वाला, नालागढ़ वगैरह में फैक्ट्री है। और नंबर 3 पे आता है हमारा ये सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है हमारा? सेवा क्षेत्र। इसमें टूरिज्म आता है, नौकरियाँ आती हैं, और ये सड़कें, ये ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सबसे बड़ा क्या है हमारे जीडीपी का हिस्सा? सर्विस है। चाहे चेक करो है कि नहीं। देखो हिमाचल के जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? सर्विस या उद्योग। देखो खेती तो मैडम कितना है, बताओ कितना है? निकल गया? खेती तो बता दी 14% है ना, शाबाश। तो ये बताया उन्होंने। और खेती में क्या हो रहा है आजकल, मैं सुन भी रहा था उनको, एक सेब वाले को, वो शिमला का है, बड़ा बागवान, वो बोलता है कि भाई सेब के उतने भाव नहीं मिले इस बार उनको, विशेषकर बोला वो रेट नहीं मिला जो जिस बॉक्स का 2500 का बॉक्स आता था, अच्छा वो अब 1800 का जा रहा है, नुकसान हो रहा है। दूसरा वो बोल रहा था जो लो हाइट में वहाँ सेब क्या हो रहा है, उतना अच्छा नहीं रह रहा है, हाइट का सेब अच्छा है। और ऊपर से किसान को स्प्रे, दूसरी चीज़ें, उसका रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मजदूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो खेती में अब उतना फायदा नहीं हो रहा, ये शिकायत कर रहा था वो बंदा। आगे बोलो, शाबाश। Over dependence on the borrowing to sustain the welfare schemes like free electricity, pension, subsidies, the government borrows more from the central government instead of generating revenue. The focus on freebie making it worse day by day. The debits and the deficit problems leading to the financial imbalance of Himachal Pradesh. शाबाश, इसको करो, एक्सप्लेन करो हिंदी में करो, जरा देखिए बनाओ कैसे करते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारी वेलफेयर स्कीम्स को पूरा करने के लिए और ज़्यादा लोन ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से कर्जा, विदाउट, जबकि उन्हें हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, पर उनका फोकस है जो भी उन्होंने स्कीम्स हमारे लोगों को प्रॉमिस किया उनको फुलफिल करना, जिससे कि दिन बर दिन हमारा जो भी डेबिट है और जो भी हमारे पास कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारा फाइनेंशियल इम्बैलेंस हिमाचल प्रदेश में और भी बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, सुक्खू जी ने बीच में मांग की थी, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या देखा, जैसे हमने पुरानी पेंशन बहाल की ना, तो सरकार पे कर्ज बढ़ गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सख्ती कर दी और सुक्खू सरकार की जो बाज़ार से जो कर्ज लेते ना उसकी लिमिट कम कर दी। पढ़ लेना चाहिए आपने, है ना। क्या किया, कानून पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो सुक्खू सरकार जो बाज़ार से कहाँ से, मार्केट से, विदेश से, कंपनियों से जो लोन ले सकती थी उसकी लिमिट डाल दी उन्होंने बोला अगर हम लिमिट नहीं लगाएंगे कल को कहीं कर्जे में ना डूब जाए हिमाचल प्रदेश में, आर्थिक संकट ना हो जाए। पर सुक्खू सरकार बोली नहीं, हमें और उधार लेने की क्या मिलनी चाहिए, आज़ादी, ताकि हम उधार लेके भी अपना खर्चा पूरा कर सके, चुका देंगे भाई। आगे बोलो, शाबाश। Conclusion: Himachal Pradesh economic crisis is not the result of only one factor, Good. but a combination of the fiscal mismanagement, rising debt, limited revenue resources, and natural disasters, and over-dependence on the central aid. Unless the state government takes major fiscal reforms such as rationalizing the expenditures, expanding the tax base, and promoting the industries and agriculture, and reducing the debt deficiency, it risks slipping further into the debt trap. So for facing this economic crisis, the government should have taken strict rules to overcome the crisis. शाबाश, बजाओ ताली के लिए, बहुत बढ़िया।